वेलकम बैक टू जिगर ट्यूटोरियल। माई सेल्फ श्रेयांश और आज हम शुरू करने जा रहे हैं क्लास 10th का चैप्टर नेशनलिज्म इन यूरोप का पार्ट 5। ठीक है, पिछले लेक्चर में हमने क्या देखा था? पिछले लेक्चर में हमने देखा था अबाउट द नेपोलियनिक कोड, मीन्स नेपोलियन फ्रांस में नेशनलिज्म की फीलिंग जनरेट करने के लिए या फ्रांस में जो चेंजेस लाया था उसको बाद में पूरे यूरोप में स्प्रेड किया और उसकी वजह से यूरोप में क्या क्या चेंजेस आए थे। पहले यूरोप वाले लोग, सारे पूरे अदर पार्ट्स के लोग नेपोलियन का वेलकम किए एज अ हार्सबिंगर। ठीक है, उन लोगों को नेपोलियन बहुत अच्छा लगता था, पर बाद में ऐसा क्या हुआ जिसकी वजह से नेपोलियन उन लोग के लिए बुरा हो गया एंड उन लोगों के अंदर उसके प्रति हेट्रेड की फीलिंग्स जनरेट होने लगी। ये सारी चीजें हम लोग पिछले लेक्चर्स में देखे थे। ठीक है, इस लेक्चर में हमें क्या देखना है? तो इस लेक्चर में हम देखेंगे अबाउट द मेकिंग ऑफ नेशनलिज्म इन यूरोप। देखो, अभी तक इस चैप्टर में जितना भी पढ़े हम, जितना भी चीजें हम लोग पढ़े थे उसमें एक था फ्रेडरिक सोरियो की पेंटिंग के बारे में, वो चीज था आपके पूरे यूरोप से रिलेटेड। बाकी इसके बाद जो सेकंड टॉपिक पढ़े थे हम कि स्टेप्स टेकन टू ब्रिंग द सेंस ऑफ कलेक्टिव बिलोंगिंग्स, ये फ्रांस की बात थी, फ्रांस में कैसे स्टेप्स लिए गए थे। इसके बाद जो नेपोलियनिक कोड था ये भी बेसिकली आपकी फ्रांस की बात थी। अब यहां से चैप्टर आपका शुरू होता है कि यूरोप जो आपका कॉन्टिनेंट है, पूरा यूरोप, उसमें नेशनलिज्म की फीलिंग्स कैसे जनरेट हुई। ठीक है, उसमें नेशनलिज्म की फीलिंग कैसे जनरेट हुई, क्या? मेकिंग ऑफ नेशनलिज्म इन यूरोप। ठीक है, देखो पहला वर्ड क्या है कि नो नेशन स्टेट्स वर देयर। पहले नेशन स्टेट्स तो था नहीं। अब नेशन स्टेट्स क्या होता है? तो ऑलरेडी मैं क्लास 9th में भी आप पढ़े होगे, नेशन स्टेट वर्ड, नेशनलिज्म जब भी आता है तो उसमें नेशन स्टेट वर्ड आता है। एक बार फिर से बता रहा हूं कि नेशन स्टेट क्या होता है। एक टेरिटरी, एक रीजन जिसके अंदर कुछ लोग रहते हो और उन सबके बीच कुछ कॉमन हो, जैसे उनका हिस्ट्री कॉमन हो, उनका कल्चर कॉमन हो, उनका ट्रेडिशन कॉमन हो, कुछ भी अगर कॉमन होता है लोगों के बीच में तो वो जो टेरिटरी है जिसमें वो कॉमन टाइप के लोग रह रहे हैं, जिनके बीच कुछ कॉमन है, वो नेशन स्टेट कहलाता है। वो टेरिटरी, वो एरिया नेशन स्टेट कहलाता है। ठीक है, इंग्लिश में कहें तो अ रीजन और अ टेरिटरी in which a group of peoples live together who share some common culture, tradition और हिस्ट्री और अदर थिंग्स। ठीक है, जिनके बीच में कुछ कॉमन हो, कल्चर, ट्रेडिशन या अदर थिंग्स। अब देखो यहाँ क्या बोला जा रहा है कि मिड 18th सेंचुरी के पहले वहां पे मीन्स यूरोप में नेशन स्टेट नहीं था। नेशन स्टेट नहीं था मतलब सीधा कि वहां पे लोगों के बीच में कुछ कॉमन नहीं था। क्यों? नेशन स्टेट की डिफिनेशन से इतना तो समझ में आ रहा होगा कि वहां के लोगों के बीच में कुछ कॉमन नहीं था, कोई कॉमन कल्चर नहीं था, ट्रेडिशन नहीं था, कुछ कॉमन हिस्ट्री वो शेयर नहीं करते थे, जिसकी वजह से वहां पे नेशन स्टेट का कॉन्सेप्ट नहीं था। लोगों के अंदर नेशनलिज्म की फीलिंग नहीं थी, लोगों के अंदर कुछ कलेक्टिव आइडेंटिटी नहीं थी, कलेक्टिव आइडेंटिटी की कमी थी। डाइवर्स टाइप के लोग थे, अलग अलग प्रकार के लोग। एक ही एरिया में कोई पोलिश बोलता था, कोई इटालियन बोलता था, कोई जर्मन बोलता था, कोई फ्रेंच बोलता था। ठीक है, कि कुछ कॉमन नहीं था उन लोगों के बीच में, जिसकी वजह से वहां पे नेशन स्टेट का कॉन्सेप्ट नहीं जनरेट हुआ था। अब सवाल यह आता है कि अगर तब तक जनरेट नहीं हुआ था तो अब कैसे जनरेट हुआ। ठीक है, तो वही हमें पढ़ना है कि कैसे नेशनलिज्म जनरेट हुआ था यूरोप में। ठीक है, देखो नो नेशन स्टेट बिफोर 18th सेंचुरी। अब 18th सेंचुरी क्या होता है? एक मिनट, बहुत ज्यादा इसमें कंफ्यूजन होता है कि सेंचुरी क्या होता है। तो देखो 18th सेंचुरी का मतलब कि 1800 प्लस नहीं होता है, याद रखना, बहुत लोग कंफ्यूज हो जाते हैं। 1800 प्लस नहीं होता है, होता कितना है? तो एक एग्जांपल से देखते हैं। देखो फर्स्ट, अगर क्रिकेट देखते होगे तो फर्स्ट सेंचुरी किसे कहते हैं? 1 से लेके 100 स्कोर तक क्या होता है? 1 से 100, अगर 100 कंप्लीट हो गया तो हम कहते हैं कि फर्स्ट सेंचुरी कंप्लीट हो गई। ठीक है, 100 प्लस तो नहीं होता है, 100 तक जाता है तो हम कहते हैं कि फर्स्ट सेंचुरी कंप्लीट हो गई। इट्स मीन कि 1 से लेके 100 तक हमारा फर्स्ट सेंचुरी। तो सेम वे में सेकेंड सेंचुरी क्या होगी? 2 से लेके 101 से 200, ये हमारी सेकेंड सेंचुरी होगी। सेम वे में अगर आगे प्रोसीड करें तो 18th सेंचुरी क्या होगी? सेकेंड सेंचुरी मतलब 200 के पहले, तो 18th सेंचुरी का मतलब क्या होगा कि 1800 के पहले। और किसके बाद? तो 1701 से लेके
1800 तक आपका 18th सेंचुरी आएगा। बात हो रही है मिड 18th सेंचुरी, बिफोर 18th सेंचुरी, या ये बेसिकली मिड 18th सेंचुरी की बात हो रही है, मिड 18th सेंचुरी के पहले। मिड 18th सेंचुरी मतलब अप्रोक्सीमेटली 1750 के आसपास की बात हो रही है। उस टाइम पे यूरोप में नेशनलिज्म की फीलिंग्स नहीं थी, नेशन स्टेट नहीं था। क्यों नहीं था? क्योंकि वहां पे डाइवर्स टाइप के लोग रहते थे, उनके बीच में कुछ कॉमन नहीं था, ना ट्रेडिशन, ना कल्चर, ना लैंग्वेज, कुछ भी कॉमन नहीं था। ठीक है, अब देखो कि अगर आपको ये जानना है कि कैसे नेशनलिज्म की फीलिंग जनरेट हुई, तो क्लास 9th में देखो, अब बार बार ये आता है कि क्लास 9th में ये पढ़े हो, क्लास 9th में ये पढ़ो। देखो ये पूरा जो चैप्टर है ना, नेशनलिज्म इन यूरोप, ये पूरा का पूरा क्लास 9th का ही टॉपिक है। क्लास 9th अगर आप वाकई में ढंग से पढ़े हो तो इस चैप्टर के 70% कॉन्सेप्ट आपको आराम से क्लियर हो जाएंगे। ज्यादातर नेपोलियनिक कोड पूरा 9th में भी था, 10th में भी पढ़े वो चीज। ठीक है, तो ऐसी चीजें जितनी भी हैं 70% आपका क्लियर हो जाएगा। अगर नहीं पढ़े हो तो भी पैनिक होने की बात नहीं है, मेरा ऑलरेडी 9th का भी लेक्चर है जो मैंने पोस्ट कर दिया है, और अगर यहाँ पे भी मैं बता ही रहा हूँ, ठीक है, तो यहाँ पे भी आप समझ सकते हो। देखो क्या है कि 9th में फ्रेंच रिवॉल्यूशन में भी आपने पढ़ा कि सोसाइटी 3 पार्ट में डिवाइडेड थी। क्या क्या? नोबिलिटी, क्लर्जी और पीजेंट्स वाला जो थर्ड क्लास था, थर्ड स्टेट। ठीक है, 3 स्टेट में डिवाइडेड। वैसे ही पूरे यूरोप के जो अलग अलग पार्ट्स थे वो सारे भी 2 पार्ट्स में डिवाइडेड थे। उसमें 2 तरह के लोग रहते थे, 2 तरह की सोसाइटी थी। कैसी 2 सोसाइटी थी? तो एक थी एरिस्टोक्रेसी और दूसरी थी पीजेंट्री। अभी इस पे ध्यान मत देना, क्यों? क्योंकि हम बात कर रहे हैं बिफोर मिड 18th सेंचुरी, 1750 के आसपास की। तो उस समय बेसिकली सोसाइटी में सिर्फ 2 ही क्लास थे, एरिस्टोक्रेसी और पीजेंट्री। अब सवाल ये आता है कि हु वर द एरिस्टोक्रेट्स और हु वर द पीजेंट्स। एरिस्टोक्रेट्स वर्ड कई बार आप 9th में भी सुने होंगे, 10th में भी सुनोगे, लेकिन कॉन्सेप्ट क्लियर है कि नहीं पता नहीं, फिर से बता दे रहा हूं। ठीक है, एरिस्टोक्रेट सिंपल वर्ड्स में कहें तो राजशाही परिवार जो होता है, राजशाही परिवार बोलते हैं, सही क्लियर है, जो रिच पीपल्स होते हैं बेसिकली। ठीक है, तो देखते हैं कि एरिस्टोक्रेसी और पीजेंट्री क्या था। तो एरिस्टोक्रेट्स क्लास जो था, एरिस्टोक्रेसी का जो ग्रुप था वो था लैंड ओनिंग ग्रुप। लैंड ओनिंग ग्रुप मतलब वो ग्रुप जिसके पास ज्यादा जमीनें हुआ करती थी। ठीक है, और जमीनें आपको पता है फ्रांस में किसके पास थी? तो नोबेल और क्लर्जी के पास थी। ठीक है, तो उस टाइप का जो ग्रुप था, ठीक है, वो आपका आएगा लैंड ओनिंग क्लास में, मींस अरिस्टोक्रेट्स में। सेकेंड पार्ट की न्यूमेरिकली लेस। ठीक है, अभी आज के प्रेजेंट सोसाइटी में भी अगर हम देखें तो हमारी सोसाइटी में क्या है? धनी लोग बहुत कम है। हाँ, पैसे उन लोगों के पास बहुत ज्यादा है, बहुत 90%, 90 क्या 95% या उससे भी ज्यादा पैसे धनी लोग के पास ही है, जिनकी पॉपुलेशन या नंबर कह सकते हो कि उनका नंबर बहुत कम है। लेकिन पुअर पीपल, गरीब लोगों का नंबर बहुत ज्यादा है। सेम वे में वहां पे क्या था, जो अरिस्टोक्राट थे, लैंड ओनिंग क्लास थे, रिच क्लास भी इसको बोल सकते हो, ठीक है, उनका नंबर बहुत लो था, न्यूमेरिकली लेस थे, पॉपुलेशन उनकी बहुत लो थी। ठीक है, थर्ड, हैव राइट्स एंड प्रिविलेज, इनको बहुत सारे राइट्स दिए गए थे, बहुत सारे प्रिविलेजेस दिए जाते थे। अब ये है हमारा पीजेंट्री। पीजेंट्री कौन थे? पीजेंट्री वर्ड से ही आपको समझ में आ रहा होगा कि इसमें बेसिकली पीजेंट्स लोग आते थे। पीजेंट्स मतलब कि वो लोग जो किसान वगैरह थे, एग्रीकल्चरल एक्टिविटीज से जो जुड़े हुए थे। ठीक है, वो बेसिकली पीजेंट्स कहे जाते हैं, मजदूर टाइप के, लेबरर्स हो गए इसमें। ठीक है, तो पहला पॉइंट क्या है कि दे वर द पुअर पीजेंट क्लास, गरीब लोग थे, पीजेंट्स क्लास थे। सेकेंड थिंग कि गरीब हैं, पुअर हैं, और इनका न्यूमेरिकली मोर, इनकी जनसंख्या जो थी पॉपुलेशन वाइज ये बहुत वाइड थी। ठीक है, पॉपुलेशन इनकी बहुत वाइड थी, बहुत ज्यादा थी इनकी न्यूमेरिकल वैल्यू, मींस न्यूमेरिकली ये बहुत ज्यादा थे। ठीक है, नेक्स्ट पॉइंट, हैव नो राइट्स एंड प्रिविलेजेस। यहाँ पे आपने देखा कि दे हैव राइट्स एंड प्रिविलेज, उनको कुछ अधिकार भी दिया गया था और कुछ प्रिविलेजेस भी दिए जाते थे, लेकिन इनके पास कोई राइट्स नहीं था, हैव नो राइट्स एंड प्रिविलेजेस। ठीक है, तो एक देख रहे हो कि एक पलड़ा बहुत भारी है और एक बहुत हल्का है, मींस सोसाइटी में बहुत ज्यादा डिस्क्रिमिनेशन है। दोनों जो डिविजन्स थे, दोनों जो क्लास थे, उन दोनों में बहुत ज्यादा डिफरेंस था। ठीक है, तो ये जो डिफरेंस है, अब इसमें देखो एक चीज ध्यान देना कि कहीं ना कहीं कुछ चीजें लोगों के बीच में कॉमन थी। जैसे ये सारे लोग गरीब में आते थे, सबके पास लैंड कम था, इन सभी लोगों के पास लैंड ज्यादा हुआ करते थे। तो कुछ तरीके से ये कुछ मीन्स इन लोगों के अंदर थोड़ी बहुत कॉमननेस थी, कॉमन आइडेंटिटी थी। बट जरूरी क्या था कि इस कॉमन आइडेंटिटी को लोगों के सामने रखना। लोग, कॉमन आइडेंटिटी तो थी इन लोगों के पास,
पर बहुत ज्यादा डाइवर्स थी, मीन्स कॉमन आइडेंटिटी थी। और डाइवर्सिटी का मतलब क्या है कि देखो फ्रेंच बोलने वाले काफी लोग थे, काफी लोग फ्रेंच बोलते थे, बट क्या था कि मिक्स थे, उसी में जर्मन भी बोलते थे, कुछ लोग पॉलिश भी बोलते थे। तो ये जरूरी था कि फ्रेंच वाले लोगों को एक साथ किया जाए, कुछ ऐसा पॉइंट निकाला जाए जिससे रिलेटेड सभी लोग कॉमन हो। अब जैसे देखो क्लास में तुम्हारे अगर रो वाइज कंपटीशन हो, किसी मान लो कोई चैप्टर है उसका टेस्ट लेना है, तो टीचर ने कहा कि ठीक है चलो तीनों रोज जो है या 2 रोज जो है आपकी क्लास की, दोनों अलग अलग ग्रुप बन जाए और आपके क्लास में शुरू हो गया आपका टेस्ट का प्रैक्टिस, ठीक है, मीन्स कंपटीशन शुरू हो गया। तो इसमें क्या होगा कि आप अपने ग्रुप के अकॉर्डिंग खुद को कंपटीटर मानेंगे, उनका अपोनेंट खुद को मानेंगे। पर अगर सेम या सिर्फ एक आपका कोई मोटो हो, जैसे कि आपका इंटर स्कूल कंपटीशन हो गया, तो उसमें आप अपने क्लास को एक साथ रिप्रेजेंट करेंगे, अपने पूरे क्लास को एक साथ मिला के रिप्रेजेंट करेंगे। तो यहाँ पे एक गोल आपका मिला जो आप कंप्लीटली एक साथ मिलके इसको रिप्रेजेंट कर रहे हैं, ठीक है। तो ऐसा कुछ वहां पे चाहिए था जिसमें पूरी सोसाइटी एक साथ मिले, ठीक है। तो वो कैसे जनरेट हुआ? अभी तक तो बहुत ज्यादा डिफरेंस थी, सोसाइटी पूरी तरीके से यहाँ पे भी एक साथ मिले नहीं थे, पुअर लोग थे, इसमें भी डिफरेंट टाइप्स के लोग आते थे, ठीक है। तो यहाँ पे देखो क्लास 9th में एक चीज पढ़े थे कि तीनों क्लास था, बट मिड 18th सेंचुरी 1750 के आसपास राइज ऑफ मिडिल क्लास हुआ था, ठीक है। क्लास 9th का जो लेक्चर वीडियो मेरा है इस पे अबाउट द राइज ऑफ मिडिल क्लास, उसमें बहुत डीपली पढ़ाया हूँ, यहाँ पे उतना डीप में नहीं जाएंगे, पर बिलीव मी समझ में आ जाएगी सारी चीजें, पैनिक होने की कोई जरूरत नहीं है, ठीक है। तो अगर ज्यादा दिक्कत हो रही हो तो एक बार आप हेल्प ले लेना 9th वाले वीडियोस का, ठीक है। अभी इसमें क्या है कि देखो 2 क्लास था यहाँ पे भी, वहां पे 3 क्लास था, जिसके बाद राइज ऑफ मिडिल क्लास हुआ, और मिडिल क्लास ही मेन रीजन बना वहां पे इन द फ्रेंच रिवॉल्यूशन शुरू करने में मेन रीजन आपका मिडिल क्लास ही बना था। सेम वे में यहाँ पे भी सोसाइटी 2 पार्ट में डिवाइडेड थी, लेकिन अब इन दोनों से हट के एक न्यू ग्रुप बना था, न्यू सोशल क्लास बना था, जिसको न्यू मिडिल क्लास के नाम से जाना गया। इनको न्यू मिडिल क्लास क्यों बोला गया ये अभी देखते हैं। देखो फिलहाल पॉइंट क्या है कि इसमें कौन लोग आते थे, न्यू सोशल क्लास, इसमें बेसिकली टीचर्स, डॉक्टर्स, लॉयर्स, और इसमें फिर आपके टीचर्स हो गया, डॉक्टर्स हो गए, लॉयर्स हो गए, ये सारी चीजें, ये जो ग्रुप था पूरा, ये आपको दिख रहा है एजुकेटेड लोग थे, पढ़े लिखे लोग थे। इसमें बिजनेसमैन आ जाएंगे, इंडस्ट्रियलिस्ट लोग आ जाएंगे, ये सारे आते थे जो पढ़े लिखे थे, जो कुछ काम करते थे, ठीक है। एमर्ज्ड बिकॉज, अब क्यों ये नया ग्रुप बना, पहले तो 2 ही ग्रुप था, ऐसा क्या हुआ कि एक नया ग्रुप उभर के सामने आ गया? तो एमर्ज्ड बिकॉज ऑफ इंडस्ट्रियलाइजेशन एंड कॉमर्शियलाइजेशन, मीन्स कि वहां पे सोसाइटी में अब इंडस्ट्रीज स्टेब्लिश होने लगी थी, नई नई इंडस्ट्रीज लग रही थी, लेबर लोग की जरूरत थी, लोग अब काम कर रहे थे, उन लोग के पास पैसे आ रहे थे, सोसाइटी प्रॉस्पेरस हो रही। प्रॉस्पेरस का मतलब होता है समृद्ध होना, लोगों के पास पैसे भी आ रहे थे, अब धीरे धीरे पैसे आ रहे थे तो लोग एजुकेशन भी ले रहे थे, एजुकेशन लेने की वजह से लोग एजुकेटेड हो रहे थे, और एजुकेटेड होने की वजह से और ज्यादा वो लोग बूस्ट हो रहे थे, प्रॉस्पेरस होते, हर फील्ड में सक्सेसफुल हो रहे थे, मीन्स वो लोग प्रॉस्पेरस होते, समृद्ध हो रहे थे सोसाइटी में, ठीक है। अब देखो न्यू सोशल क्लास क्यों बना? क्योंकि इंडस्ट्रीज स्टैब्लिश हो रही थी, लोग एजुकेटेड हो रहे थे, जिसकी वजह से लोग प्रॉस्पेरस हो रहे थे। अब ये लोग प्रॉस्पेरस हो गए थे तो क्या हुआ? प्रॉस्पेरस होने के बाद इन लोग के पास राइट्स तो मिलेगा नहीं, क्योंकि राइट्स तो सिर्फ एरिस्टोक्रेट्स को मिलता है, और ज्यादातर पॉपुलेशन पीजेंट्स की थी, और ये लोग भी बेसिकली इसी क्लास से बिलोंग करते थे। कुछ इसमें से रहे होंगे जो टीचर्स डॉक्टर्स भी बने होंगे, ऐसा नहीं है कि उसमें से कोई नहीं बनेगा, बट इन लोग की पॉपुलेशन बहुत कम थी, मीन्स अभी जो प्रेजेंट में रिच लोग हैं उससे भी कुछ ज्यादा ही डिफरेंस था, बहुत कम थी एरिस्टोक्रेट्स के पॉपुलेशन। तो इसके लिए कह सकते हो कि यहाँ पे जो न्यू मिडिल क्लास में थे, ये मैक्सिमम मीन्स 99% पीजेंट्री क्लास से आते थे। अब यहाँ से आके ये लोग न्यू मिडिल क्लास में क्यों गए? क्योंकि ये लोग एजुकेटेड हो गए, पैसे आ गए, प्रॉस्पेरस हो गए, और प्रॉस्पेरस होने के बाद ये लोग इससे तो ऊपर उठ गए। इन लोग के पास बेसिकली पुअर थे, पैसे भी नहीं थे, नॉलेज भी नहीं था इनके पास, लेकिन इस ग्रुप के पास क्या हुआ? नॉलेज भी आ गया, पैसे भी आ गए, मीन्स इस ग्रुप से ये ऊपर उठ गया, बट स्टिल इनके पास राइट्स नहीं थी, प्रिविलेजेस नहीं थे, और इनके जितनी जमीनें वगैरह नहीं थी, तो इससे नीचे थे, मीन्स इन दोनों के ये बीच में आ गए, ना ये पीजेंट्री में रह गए और ना ही एरिस्टोक्रेट्स में पहुंच पाए थे अभी, ठीक है। तो इसके लिए इन्हें मिडिल क्लास बोला गया, बीच वाला।
पर इनको पढ़ क्यों रहे हैं? क्योंकि ये एजुकेटेड क्लास थे, पढ़े लिखे लोग थे, और इनको लगता था कि सोसाइटी में इक्वालिटी होनी चाहिए। ये सारी जो चीजें थी, ये मीन्स प्रिविलेजेस वगैरह, एक ग्रुप को बाय बर्थ प्रिविलेजेस दिया जाए, कुछ राइट्स दिया जाए, वहीं दूसरे सेक्शन को कोई प्रिविलेजेस नहीं, कोई राइट्स नहीं, ये जो डिस्क्रिमिनेशन था ये लोग बर्दाश्त नहीं करना चाहते थे। क्योंकि अब लोग पढ़ लिख लिए हैं, लोगों को पता चल चुका है कि क्या सोसाइटी में सही है और क्या गलत है। तो इसके लिए ये लोग एजुकेटेड क्लास वेयर आइडिया ऑफ नेशनलिज्म गेन पॉपुलैरिटी, ये लोग जो थे, इन्हीं लोग के बीच में नेशनलिज्म की जो आइडिया थी ये बहुत ज्यादा ग्रो हुई। अब देखो, ये लोग जो एजुकेटेड क्लास थे ये डायरेक्टली अपोज करते थे प्रिविलेजेस। एक मेन पॉइंट क्या है कि मिडिल क्लास अपोज्ड प्रिविलेजेस, इनको जो भी प्रिविलेजेस मिलती थी उसके खिलाफ आवाज उठाते थे। अब यहां से आवाज उठना शुरू हो गया, किसके खिलाफ? एक क्लास के खिलाफ, किसी एक ग्रुप के खिलाफ आवाज उठना शुरू हो गया था। ये पूरा ग्रुप एक साथ आ गया, इन लोगों को एक गोल मिल गया, एक पार्टिकुलर मीन्स कह सकते हो कि गोल मिल गया कि हमें नहीं प्रिविलेजेस खत्म करना है। अब एक गोल हो गया सबका, तो सभी लोग मीन्स बेसिकली अभी तो न्यू मिडिल क्लास जो थे, इन सबका गोल हो गया प्रिविलेजेस खत्म करना। तो ये सारे तो एक साथ हो गए, ये भी जो थे ये भी प्रिविलेजेस खत्म ऑफ कोर्स करना चाहते थे क्योंकि इनको डिस्क्रिमिनेट किया जाता था। तो ये भी मिडिल क्लास के साथ मिले और अब ये पूरा ग्रुप बन गया जिसका एक मोटो हो गया। और ग्रुप बनने के बाद जब एक मोटो हो जाए तो ऑफ कोर्स कॉमन आइडेंटिटी आ गई और ये पूरा का पूरा जो एरिया है वो एक तरीके से नेशन स्टेट की तरह बिहेव किया और लोगों के अंदर नेशनलिज्म की फीलिंग धीरे धीरे जनरेट करना होना शुरू हो गया। हाँ, यहाँ पे अभी 100% नेशनलिज्म की फीलिंग जनरेट नहीं हुई है, अभी ये बस इनिशिएट किया है, ठीक है। मीन्स अभी ये चिंगारी सिर्फ लगाई है, अभी पूरी आग लगनी बाकी है, ठीक है। तो यहाँ पे कह सकते हो कि ये मिडिल क्लास एक रीजन बना इन द राइज ऑफ नेशनलिज्म, मेकिंग ऑफ नेशनलिज्म। अब देखो, इसके बाद ये जो पूरा क्लास था इसको एक और नाम से जाना गया, क्या? लिबरल क्लास। क्या? लिबरल क्लास। लिबरल का मीनिंग क्या होता है? लिबर जो है ये एक लैटिन वर्ड है, इसका मीनिंग होता है फ्री। तो ये पूरा जो है, ये पूरी जो क्लास थी इसको लिबरल क्लास बोला गया, फ्री माइंडेड क्लास, ठीक है। ये बिल्कुल फ्री थे, किसी से दब के नहीं रहना चाहते थे, फ्रीली रहना चाहते थे, ठीक है। अब ये जो वर्ड है लिबरल क्लास, इसी को हम पूरे वास्ट मीन्स एक वाइड स्केल पे पढ़ेंगे, मीनिंग ऑफ लिबरल नेशनलिज्म, ठीक है। तो अगले टॉपिक में, अगले लेक्चर में हम इसी के बारे में डिस्कस करेंगे, व्हाट वाज द लिबरल नेशनलिज्म और इसका राइज ऑफ नेशनलिज्म इन यूरोप में क्या रिलेशन है, ठीक है। तो तब तक के लिए गुड बाय, थैंक यू।